Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are going to talk about a very important topic that is Krebs cycle. ये बहुत ही ज़्यादा important topic है. It comes in every kind of examination. ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, हर एग्जाम में इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आते ही हैं, राइट? और ये जो टॉपिक है ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत हाई डिमांड में आया है मेरे पास इनबॉक्स में. सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आए और आप इससे रिलेवेंट हर क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें. सो लेट्स बिगिन. Krebs cycle is also called as citric acid cycle. This is a very important point here. That's कि हम Krebs cycle को citric acid cycle भी बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा इस साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी होता है. तो सबसे पहले जो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहूंगी. And the first important point is this cycle was first of all discovered by H.A. Krebs. He was a scientist जो कि जर्मन थे और ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे. इन्होंने रिसीव किया नोबेल प्राइज. दिस नोबेल प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हिम इन 1953 फॉर हिज वर्क. दिस साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है ना यूकैरियोटिक सेल्स का, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ये क्रेब्स साइकिल. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ये साइटोसोल में होता है. आपको ये तो अच्छे से पता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास लेकिन इतने क्लियर नहीं होते, बट दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. इसको न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं हम, है ना? तो इनमें बेसिकली एक डिफरेंस ये होता है कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं एंड दैट्स व्हाई इनके साइटोसोल में ही यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका ये सेम दैट इज क्रेब्स साइकिल अकर्स. द नेट रिजल्ट फॉर क्रेब्स साइकिल इज, अगर एक एसिटाइल ग्रुप की हम बात करते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम एसिटाइल ग्रुप को कन्वर्जन में देखते हैं और बाकी सारी चीजें. वन एसिटाइल ग्रुप विल लीड टू कन्वर्जन ऑफ दैट एसिटाइल ग्रुप एंड it will produce 2 molecules of carbon dioxide. This is very important. इसके एक एसिटाइल ग्रुप को जब भी आप लेंगे, one एसिटाइल ग्रुप is going to produce 2 molecules of carbon dioxide. So first of all let's talk about this particular cycle. ये जो है ये एक क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है. ये आप देखिए यहाँ पे क्रेब्स साइकिल यहाँ पे आपको मेंशन्ड है. तो ये रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली क्या होता है, क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है क्रेब्स साइकिल का, दैट स्टार्ट्स व्हेन ऑक्सैलोएसीटेट. ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4. तो ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट है, जब ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोए, आप ये देखिए यहाँ पे 1 and 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ क्या करता है, सबसे पहले इन दोनों में क्या होता है, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होता है. उसकी वजह से क्या होता है, सिट्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब सिट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, यहाँ सबसे पहले आप देखिए यहाँ नंबर 1 जहां भी मैंने स्टार मार्क किया है ना, आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे उस स्टेप को डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट नंबर एंजाइम है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज सिट्रेट सिंथेज. ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम जो होगा वो होगा सिट्रेट सिंथेज. ठीक है, तो सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. यानी कि ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है प्लस 2, तो ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनना चाहिए. काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बना है दैट इज बेसिकली 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है, और ये कितना था, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन थे और ये जो था हमारा एसिटाइल कोए, दिस वाज 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ऑलराइट, चलिए इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमने इसको मार्क किया हुआ है 2A एंड 2B. तो यहाँ पे ये जो 2A और 2B है, हम दोनों को
क्यूमुलेटिवली लेके चलेंगे, हम यहाँ पे सीधा बात करेंगे आइसोसिट्रेट के फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिट्रेट से जब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, कहाँ से रिमूव हो रहा है आप ये देखिए, ये वाला ये सारे तो सेम ही है, तो वाटर कहाँ से रिमूव हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, तो इसलिए वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ पे। तो वाटर रिमूव होने की वजह से कार्बन कंपाउंड कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो C6 ही है, कार्बन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है, पहले स्टेप में यानी 2A प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे पहले डिहाइड्रेशन होगा, और यहाँ पे जो ये एंजाइम है दैट इज दिस 2A एंजाइम जो है, दिस इज कॉल्ड एज एकोनिटेज। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम वर्क कर रहा है इसका नाम हो जाएगा एकोनिटेज एंजाइम, ठीक है। तो ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये सिट्रेट से सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सिस एकोनिटेट है, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम्स की ही प्रेजेंस में क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रेशन होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है ये वापस से ऐड होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड कितना रहा, यहाँ पे भी आपका कार्बन कंपाउंड 6 ही रहा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यानी कि सिट्रेट से यहाँ से बना सिस एकोनिटेट, और सिस एकोनिटेट से फिर यहाँ पे हाइड्रेशन होने की वजह से यहाँ पे ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, यहाँ पे फ्लूरोएसिटेट की बात कर रहे हैं, दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। फ्लूरोएसिटेट क्या होता है ना, हम इसको जरा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। फ्लूरोएसिटेट, फ्लूरोएसिटेट क्या होता है, ये बेसिकली जो है फ्लूरोएसिटेट ये पेस्टिसाइड में यूज होता है। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। ओके, तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे, फ्लूरोएसिटेट जो है ना ये एक ब्लॉकर है, इट एक्ट्स एज अ ब्लॉकर। ये किसको ब्लॉक करेगा, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दिस विल डू व्हाट, दिस फ्लूरोएसिटेट ब्लॉक्स द सिट्रिक एसिड साइकिल बाय इट्स मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ फ्लूरोसिट्रेट, जो कि एक पोटेंट इनहिबिटर होता है किस एंजाइम का, ये एंजाइम होता है एकोनिटेज। यानी कि ये जो अभी आपने जस्ट एंजाइम यहाँ पे पढ़ा, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को फ्लूरोएसिटेट जो होता है ये क्या कर सकता है, ये इसको इजीली ब्लॉक कर सकता है। तो जब ये ब्लॉक कर देगा, यानी कि जब भी कभी क्रेब्स साइकिल में पेस्टिसाइड का इनकॉर्पोरेशन होगा, से फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल सेल है, अगर उसमें वहां पे उसको फ्लूरोएसिटेट का कंपाउंड थोड़ा बहुत भी अगर उनको मिलता है मटेरियल, दैट इज जैसे कि पेस्टिसाइड्स में यूज होते ही है, तो दिस विल डू व्हाट, दिस विल इनहिबिट दिस क्रेब्स साइकिल। सो आप सोच के देखिए एक पेस्टिसाइड कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है किसी भी एनिमल के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो हमारा दिस थर्ड स्टेप, दैट इज जो हमारा ये वाला स्टेप है, दिस स्टेप। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आइसोसिट्रेट का जो कन्वर्जन है टू अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होगा, बहुत इजी है इस एंजाइम का नाम याद रखना आपके लिए, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। आप सोचिए इस क्रेब्स साइकिल से बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है क्रेब्स साइकिल में। तो आप देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब सक्सिनाइल कोए बनता है। तो जब सक्सिनाइल कोए और ये अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये दोनों ही स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होते हैं। ऑलराइट, और जब भी आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑब्वियसली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और NADH का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें 1 by 1। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप ये कितने कार्बन कंपाउंड था, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे। अब यहाँ पे आप देखिए CO2 यानी एक कार्बन निकल चुका है, एक कार्बन यहाँ निकला ना, तो कितने कार्बन बचे, 1 2 3 4 5।
दैट सजेस्ट कि ये जो आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा, ये कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा? 5 कार्बन, यानी कि 4 कार्बन से शुरू किया था हमने, जहां पे ऑक्सैलोएसीटेट था, वो जब एसिटाइल कोए के साथ बाइंड हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद स्टेप 2A एंड 2B की प्रेजेंस में ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सिस एकोनिटेट जो था इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था। ठीक है, यहाँ पे फायर डिहाइड्रेशन और फिर अगेन हाइड्रेशन के थ्रू, राइट। अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, लेकिन जैसे ही ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कार्बन कितने बचे? 5। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है? आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डीकार्बोक्सिलेटेड टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इसको हम लोग अल्फा कीटो ग्लूटरेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये नाम जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इसको लिख देती हूं और करके, ऑक्सो ग्लूटरेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो ग्लूटरेट। स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट यहाँ पे यानी अगेन क्या हो रहा है? एक कार्बन कंपाउंड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो नाम से ही पता लग रहा है डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन का रिमूवल, है ना। जैसे डिहाइड्रेशन, यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा था ना, यहाँ दिस डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हुआ था? रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर, वैसे ही यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2। तो जब यहाँ पे CO2 फिर से रिलीज होगा, यहाँ पे अगेन क्या होगा? एक NADH का फॉर्मेशन होगा। तो दिस स्टेप 4 सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोए, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है, दैट इज स्टेप नंबर 4 वाला जो एंजाइम है, इसका नाम याद रखना तो बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि इसका बेसिकली नाम होता है, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और लास्ट में इसमें लग जाता है डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। ये तो आप सबको बहुत बेसिकली पता ही होगा कि जिस भी नेम के एंड में एज लगा होता है, दैट इज एन एंजाइम, वो हमेशा एंजाइम के तौर पे ही काम करता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने अभी ही सारे रिएक्शंस में देखो, सिंथेज, एकोनिटेज, डिहाइड्रोजिनेज, अगेन यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे ये जब भी एज लगा होगा, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज एन एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, दैट इज स्टेप नंबर 4 में फिर से क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट से एक कार्बन बाहर निकलेगा। एक कार्बन बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कार्बन का नंबर कम हो जाना चाहिए, यहाँ 5 कार्बन थे ना, तो यहाँ पे 4 ही बचने चाहिए। देखते हैं, 1 2 3 4। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो स्टेप होता है, दिस कंटेन्स ओनली 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये बचते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों ही स्टेप में। ऑलराइट, जैसे ही सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनेगा, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स व्हेन कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस टेक्स प्लेस। तो अब सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट भी लिखा होगा, यहाँ पे आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट भी लिखा होगा। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल का। तो जब सक्सिनाइल कोए बन रहा होता है ना, तो वहां पे ना फॉर्मेशन होती है एक प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं ATP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ATP का फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस ATP फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो, सक्सिनाइल कोए जो है, वो सक्सिनाइल कोए से लेकर सक्सिनेट बनने के प्रोसेस को हम 5th स्टेप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज। इस वाले एंजाइम का नाम होगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सक्सिनाइल कोए जो होता है ना, उसमें एक थायोस्टर बॉन्ड होता है। तो वो जब थायोस्टर बॉन्ड टूटता है, इसलिए यहाँ पे थायोकाइनेज बोल रहे हैं इसको हम। तो जब थायोस्टर बॉन्ड टूटता है ना, तो जो ADP है, एडेनिन डाइफॉस्फेट, आपको पता है ना, तो इसमें जब फॉस्फोरिलेशन होता है,
तो ये क्या बना देता है, एटीपी बना देता है, ट्राइफॉस्फेट बना देता है। 2 फॉस्फेट थे, जब एक और फॉस्फेट ऐड हो गया बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस की वजह से, इसलिए इसको हम ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे ही जीडीपी जो होता है उसका भी सेम फंडा है, अगर एक फॉस्फोरिलेशन होगा तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, जीटीपी, दैट इज ट्राइफॉस्फेट। हम इसको बेसिकली बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि थायोस्टर बॉन्ड जो सक्सिनाइल कोए से ब्रेक हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक एडिशनल फॉस्फोरिलेशन कर रहा है एडीपी पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एटीपी। जो एटीपी होता है उसमें जो एनर्जी होती है ना वो हमेशा इक्विवेलेंट होगी, इज इक्विवेलेंट टू जीटीपी, जी। तो ये एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट है। तो यही एक ऐसा स्टेप है पूरे क्रेब्स साइकिल में जहां पे डायरेक्ट एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा आप कहीं भी एटीपी का डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं। जैसे एनएडीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको पता है कि एक एनएडीएच इज इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी। एटीपी डायरेक्टली सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही हो गया कि डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन, चाहे वो एडीपी हो चाहे वो जीडीपी हो। एनिमल सेल्स जो होंगे उनके अंदर क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर होता है 2 आइसो एंजाइम्स, 2 आइसो एंजाइम्स होते हैं एनिमल सेल्स में ऑफ सक्सिनाइल कोए, ठीक है, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज के 2 आइसो एंजाइम्स होते हैं इनके पास। वन इज स्पेसिफिक फॉर एडीपी and the other one will be specific for GDP, of course. GTP जो है ना, this is formed by succinyl CoA synthetase. ये जो है ये पहले बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका जो टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप होता है ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, ये अपना टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप जो है ना ये एडीपी को दे सकते हैं। और एडीपी को जब ये अपना टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप देंगे यानी कि फॉस्फेट देंगे एट द एंड, तो ये एडीपी जो है ये क्या करते हैं, ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन है ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। और इसके लिए एंजाइम अलग होता है, बेसिकली इसका एंजाइम जो होता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज होता है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डेप्थ, बट यस, in the cells of plants, bacteria and some animal tissue, an ATP molecule forms directly by substrate level phosphorylation. Plant, bacteria and some animal tissues, उसमें क्या होता है, उसी में सिर्फ एटीपी डायरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज जो होंगे ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना आप कि ये जो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स होंगे उनमें क्या होता है, उनमें बनता है पहले जीडीपी। उसमें क्या होगा, जीडीपी में जो टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, अपना जीडीपी में से फॉस्फोरस जो होगा वो एडीपी को देगा, उसकी वजह से ये एटीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। दिस थिंग शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या हुआ हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। तो इट मीन सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बना, सक्सिनेट जब बनता है तो इस समय एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है, अगर ये प्लांट, बैक्टीरिया या फिर कोई और एनिमल टिश्यू है। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज में क्या होता है, पहले जीटीपी बनेगा और फिर जीटीपी बनने के बाद वो अपना जब टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप देगा एडीपी को, तो उसकी वजह से हम एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही रह जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, दैट इज सक्सिनेट जो बना है, दिस सक्सिनेट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। यहाँ पे ये जो एंजाइम प्रेजेंट है 6th वाला, इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे भी एक बार कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड काउंट कर लेते हैं, क्योंकि सक्सिनेट से कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे फ्यूमरेट बना है 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे भी कार्बन कितने बच गए, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहा, ये फ्यूमरेट बनाया है ना। फ्यूमरेट बनते वक्त क्या होता है, एक FADH2 का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रेशन नहीं बोल रहे बच्चों, यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे FADH2 कितना बना, सिंगल 1 FADH2 बना। और ये FADH2 कैसे बना, FAD जो है वो रिमूव करेगा 2 हाइड्रोजन एटम को सक्सिनेट में से, और उसकी वजह से वहां पे, तभी तुम बोल रहे ना यार डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्यूमरेट बन जाएगा।
और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेलोनेट जो है, दिस मेलोनेट, जैसे वहां पे क्या था, फ्लूरोएसिटेट, यहाँ पे ये जो मेलोनेट है ना, ये भी क्या करता है, ये भी एक इनहिबिटर होता है। ये मेलोनेट जो है ये भी एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। तो ये इनहिबिट किसको करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। तो इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो ये होती है कि ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर सकता है, उसके एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकता है बेसिकली। यहाँ पे ब्लॉकेज होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है ऑब्वियसली दे आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। कौन किसके साथ कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे, अब आप ये सोच रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, मेलोनेट जो होता है ना, ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है सक्सिनेट का। तो वो जो एनालॉग है ना, वो क्या करेगा, वो जाएगा और उस स्टेप पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बनेगा, फ्यूमरेट नहीं बनेगा। यहाँ पे फ्यूमरेट नहीं बनेगा यानी क्रेब्स साइकिल जो है वो हॉल्ट हो गई। जब ये वाला स्टेप होगा, फ्यूमरेट बन जाएगा, उसके बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ वाटर जब होगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंजाइम, और ये एंजाइम का नाम होता है बेसिकली फ्यूमरेज। फ्यूमरेज एंजाइम जो है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, ये फ्यूमरेट से मैलेट बनाएगा। और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रेशन हुआ है, यानी कार्बन कितना रह गया, 1 2 3 4, कार्बन कितने रह गए, यहाँ पे 4 ही कार्बन रहा, कार्बन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस स्टेप में बेसिकली यही हो रहा है कि वाटर का एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन का हमने क्या अभी बोला था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे एक डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे हुआ था और एक डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे भी हुआ था। तो ये जो स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 8 इन द लास्ट ऑफ 4 ऑक्सीडेशन स्टेप। इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होने की वजह से क्या होगा, मैलेट जो है वो क्या करेगा, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें फिर से मिल जाएगा एक NaDH। एक NaDH हमें यहाँ पे वापस से मिलेगा। तो आप देखो, एक NaDH यहाँ बना था, दूसरा NaDH कहाँ बना था, दूसरा NaDH ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाले दोनों ही स्टेप्स में NaDH बना था। तो 1 2 और टोटल कितने NaDH बने, 3 NaDH। ATP कितना बना, 1। FADH2 कितना बना, 1। आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो NaDH है, ये FADH2 है, ये ATP है, ये क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं, है ना। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ भी 4 था, यहाँ पे भी 4 है। तो एक बार हम इसको ब्रीफ में जरा जल्दी से समझते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट इन अ ब्रीफ मैनर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपको काफी ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं, दैट इज ये कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे ना कि ये ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल को ये मिलकर के सिट्रेट बनाता है, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मास्टर्स में हैं तो ऑब्वियसली आपको अगेन वही सारे एंजाइम्स, ब्लॉकर सब याद होना चाहिए। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जो हाईलाइट किए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस एंजाइम्स के नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको कैसे याद करें, इसको याद करने का सिंपल जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक बार क्रेब्स साइकिल के सारे जो साइकिल्स में जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कहाँ क्या मूवमेंट्स हो रही है, वो आप एक बार देख लीजिए। आप 2-4 बार जब इसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको रिवाइज करना है हर दूसरे या तीसरे दिन फॉर 5 मिनट्स ओनली, और ये आपको हमेशा के लिए रट जाएगा। सो लेट्स रिवाइज इट वंस। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एसिटाइल कोए के साथ कंडेंस करता है, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो 4 + 2 मिलकर के ये क्या बनाते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सिट्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। ओके, अब सिट्रेट सिंथेज जो है वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है यानी रिमूवल ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद होता है हाइड्रेशन, यानी इसलिए हम इसको 2A और 2B बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेप सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ इनका कायरलिटी चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे सिस एकोनिटेट बनाते हैं और उसके बाद फिर ये क्या बनाते हैं, आइसोसिट्रेट बनाते हैं, और इन दोनों ही स्टेप्स में एंजाइम जो है वो एकोनिटेज इंपॉर्टेंट है। फ्लूरोएसीटेट एक पेस्टिसाइड है जो कि ब्लॉकर है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, और कौन से एंजाइम के एक्शन को ये ब्लॉक करेगा, ये एकोनिटेज के एंजाइम रिएक्शन को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल हॉल्ट हो जाएगी या बंद हो जाएगी। जैसे ही आइसोसिट्रेट बना, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चल रहा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन। ऑब्वियसली हमने रिमूवल ऑफ कार्बन की बात की तो कार्बन कम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को हम ऑक्सोग्लूटरेट भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज आइसोसिट्रेट से बन रहा है, इसलिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यहाँ पे, और रिमूवल ऑफ CO2 होता है। ऑलराइट, इसके बाद ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट में भी हुआ, और यहां से लेकर सक्सिनाइल कोए बनने में दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जहां पे रिमूवल ऑफ CO2 एंड रिमूवल ऑफ NADH होगा, यानी कन्वर्जन ऑफ NADH होगा। NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोए जो है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, सक्सिनाइल कोए बना देगा ये, है ना। अल्फा कीटोग्लूटरेट से ये सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से फिर से यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो रहा है। ऑलराइट, इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दैट इज सक्सिनाइल कोए से जब ये सक्सिनेट बनाएगा तो यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने में, वहां एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है, और ये किसके थ्रू होगा, डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे मेलोनेट जो है दैट एक्ट्स एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अगर हमें ये मिला तो इट्स नॉट नेसेसरी, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें ये इनहिबिटर डाल दिए तो क्रेब्स साइकिल कहाँ स्टॉप होगी, ये क्वेश्चंस आते हैं। सक्सिनेट से फ्यूमरेट नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से चलते हैं फ्यूमरेट से फ्यूमरेज के प्रेजेंस में बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर की वजह से ये मैलेट बनाएगा। मैलेट जो है ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसकी वजह से क्या होगा, एक NADH का फॉर्मेशन होगा, और उसकी वजह से तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जाएगी। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को लिखना चाहें तो बेसिकली देखिए, एसिटाइल कोए जो है ना, वो पहले देखिए जो ग्लूकोज होता है ना, वो क्या करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पहले पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, और जब वो एसिटाइल कोए बन जाता है वही एसिटाइल कोए यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। तो वही एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलोसिटेट मिलकर के सिट्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक बार ना वो वाली जो साइकिल की हम बात कर रहे हैं उसकी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, दैट इज दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल डू व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, आपको तो पता ही है कि अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हुआ है तो 2 ATP मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे प्लस 2 NADH मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इस ग्लूकोज के कन्वर्जन के टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट। अब ये भी हमें पता है अच्छे से कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को बनाता है, 2x, यानी कि ट्वाइस 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं, इस समय पे क्या होगा, यहाँ पे जब CO2 रिमूव होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और 2 NADH के रिमूवल की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है एसिटाइल कोए। तो ये जो एसिटाइल कोए बनता है ये भी कितना होता है, 2 होता है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 2 पायरुवेट मिलते हैं और 2 ही एसिटाइल कोए मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में यही एसिटाइल कोए क्या करेगा, दिस विल एंटर क्रेब्स साइकिल। ये एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है उसकी वजह से क्या होता है, इसके क्रेब्स साइकिल में एंटर करते ही 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होगा प्लस 6 NADH रिलीज होगा और प्लस 2 FADH2 रिलीज होगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि अगर 2 एसिटाइल कोए है तो 4 CO2 है, यानी कि जितना होगा उसका डबल CO2 होगा, और जितना एसिटाइल कोए उतना ही नंबर ऑफ ATP होगा रिलीज, और जितना एसिटाइल कोए है उसका थ्राइस जो है NADH होगा और 2 FADH2 बनेगा। देख लें इसको कि ये सही है या नहीं है। तो हम इसको एक बार क्रेब्स साइकिल में जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही एसिटाइल कोए गया था, है ना। तो हम एक एसिटाइल को, यानी कि जितना 2 होगा तो सबको डबल कर देना है, ठीक है। एक एसिटाइल कोए गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार रिलीज हुआ, 1 और 2। तो यहाँ पे ये 2 ही बार तो कार्बन रिलीज हुआ ना, यहाँ पे एक CO2 रिलीज हुआ और एक CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ। तो हमारे पास अगर एक एसिटाइल कोए है तो 2 कार्बन रिलीज हुआ, ATP कितना रिलीज हुआ, सिर्फ 1, NADH कितना रिलीज हुआ, 3, 1, 2 एंड 3, और FADH कितना रिलीज हुआ, 1। तो इट मींस कि हम अगर 2 एसिटाइल कोए की बात करते तो ये सब कुछ डबल हो जाता ना,
2 एसिटाइल कोए था तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाते, 4, 1 और 2, तो ये 2 थे तो ये 2 के 2 4 हो जाते। वैसे ही एटीपी यहाँ पे 1 में 1 निकलता है और 2 अगर एसिटाइल कोए होता तो 2 निकलता। NADH भी 3 जगह निकल रहा है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 into 2 6 हो जाता। वैसे ही FADH2 कितना है, एक ही रिलीज हो रहा है, 2 into 1 2 हो जाता है ना। तो वही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर एक एसिटाइल कोए होता तो यहाँ पे इसका हाफ कर दीजिए, अगर 2 एसिटाइल कोए होगा तो इसका डबल हो जाएगा, है ना, जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये समझिए कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में तो आफ्टर क्रेब्स साइकिल वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2 रिलीज करेगा, ठीक है। और ये एक एक्सेप्टेड प्रोसेस है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में देते हैं। तो यानी कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये क्रेब्स साइकिल क्या होगा, ये ट्वाइस होता है। आप समझ रहे हैं, तभी तो यहाँ पे सब कुछ डबल डबल में हो जाएगा ना। तो ये क्रेब्स साइकिल जो है ये डबल अमाउंट में हो रहा है, हम इसको एक बार में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट still if you have any question or any query you can drop those questions in the comment box and I will definitely try my level best कि मैं आपके questions को answer कर सकूं। और if there is any topic जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ये समझ आया है और आप चाहते हैं कि मैं आपको और different topics भी पढ़ाऊं, तो you can drop your questions in the comment box। मैं definitely try करूंगी कि मैं आपके questions को सॉल्व करूं, मैं आपकी जो भी क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं उनको बताऊं आपको, क्योंकि मैंने अभी ये नया सीरीज स्टार्ट किया है कि मैं कंपेटिटिव एग्जाम्स प्लस ग्रेजुएशन मास्टर्स की जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करूंगी जैसे जैसे आप उनको डिमांड करेंगे। तो तब तक के लिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।